कोलकाता गैंग रेप केस से बड़ी खबर ये कि बीजेपी जांच समिति घटनास्थल पहुंच चुकी है। लॉ कॉलेज पहुंची है बीजेपी की जांच समिति। बीजेपी जांच समिति को कॉलेज जाने से लेकिन रोका गया। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी जांच समिति को कॉलेज जाने से रोक दिया। लॉ कॉलेज के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। देखिए ये तस्वीरें देखिए, रोका गया है बीजेपी जांच समिति को कॉलेज जाने से, बैरिकेडिंग कर दी गई है कोलकाता पुलिस द्वारा। इस पूरे मुद्दे पर कोलकाता में लॉ छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के बाद बीजेपी ने एक जांच समिति का गठन किया था। वो जांच समिति आज पहुंची है कॉलेज के बाहर, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया है। बाहर कोलकाता पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह का यहाँ पर दृश्य देखने को मिला। पुलिस वालों से किस तरह से झड़प हुई उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बंगाल पुलिस ने रोका हुआ है बैरिकेडिंग कर। बैरिकेड के एक तरफ पुलिस मौजूद है कोलकाता की, तो दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं। वो नेता मौजूद हैं जो जांच समिति में शामिल किए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता कॉलेज के बाहर जो विरोध कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तीनों तस्वीरें इस वक्त कोलकाता में किस तरह का इस मुद्दे पर तनाव बना हुआ है उसको दिखा रही हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रविशंकर दत्ता जुड़ गए हैं कोलकाता लॉ कॉलेज से ही। रवि, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति है। बीजेपी के नेता वहाँ मौजूद हैं और वो अंदर जाने के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन अंदर जाने की उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही है। तो क्या स्थिति अभी इस समय है और क्या अंदर जाने की अनुमति मिल सकती है? देखिए अभी 2 लोग अंदर गए हैं। यहाँ पे मैं एक बार यहाँ का जो तस्वीर है एक बार दिखा देता हूँ। देखिए पुलिस यहाँ पे एक तरफ कॉर्डन करके रखा है, दूसरी तरफ आपके सामने जो है बिल्डिंग है, ये लॉ कॉलेज की बिल्डिंग है। तो यहाँ पे और एक बार आपसे बात करना चाहेंगे। आप लाइव है, थोड़ा बताएं क्या हुआ था, वो माहौल क्यों ऐसा घटना घटी जहाँ पे एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जो आए थे, जो कोलकाता पुलिस के साथ बात करके आए हैं, उनको यहाँ पे रोक दिया गया। और कौन लोग थे वो जो रोका आप लोग? कोलकाता पुलिस को सूचना देकर कमिश्नर साहब जो है, कमिश्नर साहब से मिलके फैक्ट फाइंडिंग टीम यहाँ आई है। पहले हम लोग को रोका गया ये बोलकर कि प्रिंसिपल है नहीं। जब इस फैक्ट फाइंडिंग टीम का एक सदस्य बार काउंसिल के चेयरमैन भी है, तो बार काउंसिल के चेयरमैन जो प्रेस प्रिंसिपल है उनसे बात करके आए, लेकिन उसके बाद भी बोला गया वो है नहीं। लेकिन आखिर में उनको अलाउ किया गया। बाहर पूरा सजाकर एक ऐसा माहौल तैयार किया गया कि जो मेन मुद्दा है उससे विषय हट जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, कानून का इसमें चलेगा और जो आरोपी है सबको सजा मिलेगा। जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है और जो भाजपा प्रतिनिधि दल है यहाँ, तो उसको लेकर आंदोलन चलाएंगे। भारती घोष जो कि एक IPS हमारे साथ है। भारती दी क्या हुआ? क्या आप तो यहाँ पे थे, आप पहले से लॉ एंड ऑर्डर को जानती है, तो क्या अचानक हुआ ऐसा कि आप लोग? हम सभी मिलके जो सेंट्रल टीम आए हैं, सभी मिलके कमिश्नर से मिले। 45 मिनट्स वहाँ पर हमने टाइम दिया। हमने बात किया, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किया। कुछ का उत्तर मिला, कुछ वो अवॉइड दिया नहीं। जैसा हमने पूछा कि विक्टिम कहाँ है, विक्टिम की छुपा के क्यों रखे हो, तो बोला विक्टिम कहाँ है हमको पता नहीं। हमने बोला उसको सिक्योरिटी दिया है, बोला हाँ सिक्योरिटी दिया है। सिक्योरिटी दिया है तो कैसे पता नहीं कहाँ है, बोला पता नहीं कहाँ। हम बोल नहीं सकते कहाँ है। यहाँ पे क्या? यहाँ पर उनको हमने पूछा कि हम यहाँ आएंगे, वो बोला पुलिस रोकेंगे नहीं। उसके बाद तो अब देखा पुलिस हमें रोक लिया। लोग जो है जो आपके ऊपर यहाँ पे आक्रमण किया, इनको बुलाया गया है। हम कमिश्नर पुलिस का वो ऑफिस से जब आ रहे थे, इनको बुला के यहाँ पर सीन क्रिएट करके हमको रोका गया। कहा जा रहा है आरजी कर रेप केस में जो लोग रास्ते में उतरे थे, ये वही ग्रुप का एक ग्रुप है जो आपको यहाँ पे बीजेपी और तृणमूल करने से रोकने के लिए यहाँ पे रास्ते पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। लेकिन इसको क्यों नहीं पुलिस रोका? इतना पुलिस है, इनको रोका क्यों नहीं? हमको रोका है। हम क्या क्रिमिनल लगता है? चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए माहौल थोड़ा यहाँ पे और बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर से 2 ग्रुप जो है उनके बीच यहाँ पे आमना सामना हो चुका है और बीच में पुलिस खड़ी है। आपको एक बार दिखा देते हैं। तो माहौल यहाँ पे शांत बिल्कुल नहीं है। जब तक फैक्ट फाइंडिंग जो टीम है वो यहाँ से निकल नहीं जाते तो यहाँ से ये लोग हटेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि अंदर कॉलेज के अंदर लोग 2 टीम के 2 मेंबर यहाँ पे घुसे हैं। चारों तरफ की जो माहौल है वो उसको देखने से पता चलेगा। लोगों में काफ़ी यहाँ पे एक उत्सुकता है कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्योंकि ये जगह शांतिपूर्ण जगह एक माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे एक बीजेपी का फैक्ट फाइंडिंग टीम जो कोलकाता पुलिस की परमिशन लेके यहाँ पे आए थे, कमिश्नर मिलके, अगर उसके बाद भी यहाँ पे ऐसा होता है तो माहौल यहाँ पे बिगड़ते हुए दिखाई दिया। और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेके
दो जो ग्रुप है इनको अलग किया यहाँ पे। जी हाँ रवि, आप नज़र बनाए रखें, हम भी इस पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। आगे जैसे जैसे यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ेंगी आपको दिखाएंगे तस्वीरें, लेकिन इस वक्त तनाव बना हुआ है। लॉ कॉलेज के बाहर ही मौजूद है बीजेपी नेता और वो दल जो यहाँ पर जांच के लिए पहुंचा है। और इससे पहले कल राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची थी, तब भी कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन पर जाने से रोक दिया था। तो कल जब एनसीडब्ल्यू की टीम को रोका गया उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आज जब बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहां पर पहुंची और कमिश्नर से मिलने के बाद वहां पर पहुंची है, तब भी उनको कैसे रोका गया बैरिकेडिंग लगाकर, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अभी आप बीजेपी नेताओं को सुन रहे थे, भारती घोष को सुन रहे थे, जो खुद आईपीएस रह चुकी हैं और नौकरी छोड़ के और बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने। वो ये कह रही हैं कि कमिश्नर से हम मिले, उनके सामने कुछ सवाल रखे, उनको जानकारी दी और उसके बाद आए हैं, फिर भी हमें नहीं जाने दिया जा रहा। और इससे पहले कोलकाता गैंगरेप केस की जांच करने के लिए पहुंची बीजेपी की कमेटी के सदस्य सत्यपाल सिंह और मीनाक्षी लेखी ने ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। दोनों नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। हम तो जाकर के वहां पर देखेंगे, इसलिए जाने नहीं दिया जाएगा। नहीं, जाने नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब वो अपनी गलती छिपाना चाहते हैं, सच्चाई को छिपाना चाहते हैं, लोगों के सामने लाने चाहते हैं। और इसका मतलब देखो कंप्लीटली देयर इज टोटल ब्रेकडाउन ऑन लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी इन कलकत्ता। हम पश्चिम बंगाल की बहन और बेटियों के साथ हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है हम इसका पूरी तरह से कंडम करते हैं। विक्टिम के घर आप जाएंगे? हम कोशिश करेंगे। और पुलिस किन से मिलना है आपको? जैसे मैंने कहा, जहाँ पर हुआ है कॉलेज, लॉ कॉलेज का वो विजिट करेंगे। कॉलेज के जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे हम लोग चर्चा करेंगे। जिन थाने में जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया उन पुलिस अधिकारियों से हम लोग चर्चा करने जाएंगे और पीड़िता और उनके परिजनों से मिलना चाहेंगे। देखिए, मेरे को जानकारी नहीं है क्या किया जाएगा, तो वो तो वहाँ जाके पता चलेगा और वहाँ जाके जैसे पता चलेगा मैं आपको सूचना करूँगी। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आधिकारिक रूप से जो लोग उस इंस्टीट्यूशन को चलाने की जिम्मेवारी रखते हैं, उस संस्थान को चलाने के लिए बैठे हैं, वो लोग हमसे बात करेंगे तो हमारा सहयोगी उनको मिलेगा। हम उनको बताएंगे कि किधर किधर कार्रवाई करनी है, क्योंकि हम सब अपने अपने विषयों के एक्सपर्ट्स हैं। कोई हम ऐसे लोग नहीं है जिनको जानकारी नहीं है, जो कानून नहीं समझते या नहीं जानते। जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ने लगा है। जलस्तर को देखते हुए सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। पानी के इस विकराल रूप के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की चेतावनी दी जा रही है। अगर देखें तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर प्रहार करने की शुरुआत उसका पानी रोककर की थी। इसके तहत चिनाब नदी पर बने सलाल और बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान पर दोहरी मार की है। भारत ने डैम के सभी गेट एक साथ खोल दिए हैं। इससे एक साथ नदी में अधिक पानी जाने से पाकिस्तान में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। बांध के आसपास के इलाकों में हाल में भारी बारिश के बाद भारत ने ये कदम उठाया है ताकि इस इलाके से पानी का दबाव कम किया जा सके। 5-6 दिन से काफ़ी बारिशें हो रही हैं। उस बारिश के बढ़ते हुए जो दरिया चिनाब का पानी है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। एनएचपीसी ने भी और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ने भी एडवाइजरी जारी किया है कि जो दरिया चिनाब का पानी है वो काफ़ी बढ़ रहा है। लोगों को मैसेज पहुंचा रहे हैं गांव-गांव जाके कि दरिया के किनारे से दूर रहें, अपने माल मवेशी को भी दरिया के किनारे से दूर रखें। और गया के इमामगंज के लगुराही वाटरफॉल में बड़ा हादसा टल गया। अचानक बढ़े पानी के तेज बहाव में 6 बच्चियां बह गईं, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाल लिया। बिहार में गया के लघुहारी वाटरफॉल की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अचानक तेज पानी का सैलाब आया और बच्चियों को बहाकर ले जाने लगा। पहाड़ी इलाकों से अचानक आए पानी के तेज बहाव में वहां खेल रही 6 बच्चियां बहने लगी। बच्चियों की चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद लोग तुरंत हरकत में आए। कुछ लोगों ने पानी में छलांग लगा दी और बहती बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पर्यटकों और आसपास के गांव वालों से अपील की है कि भारी बारिश या पहाड़ी इलाकों से पानी आने की सूचना मिलने पर वाटरफॉल के पास न जाएं। प्रशासन ने भी एहतियात बरतने की सलाह दी है। घटना के बाद क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है। बता दें कि यहाँ झरने का आनंद लेने लोग अक्सर आया करते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार को मौसम सामान्य था। बड़ी संख्या में लोग झरने का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक पहाड़ी इलाके से पानी का सैलाब आ गया। लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से एक बड़ा हादसा टल गया। और शिमला में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। यहां एक 5 मंजिला भवन ढह गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है।
शिमला की एक कॉलोनी में ये इमारत चंद सेकंड में जमींदोज हो गई। किसी खिलौने की तरह भरभरा कर ढह गई। इमारत 5 मंजिला थी। हालांकि खतरे को देखते हुए इस इमारत को रात में ही प्रशासन ने खाली करा लिया था, जो आज सुबह मिट्टी और मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि 4 लेन निर्माण के चलते भवन के नीचे बड़ी बड़ी दरारें आई थीं और आज सुबह ही ये भवन गिर गया, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सरकारी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। वहीं इसके साथ लगते दूसरे घरों को भी खतरा पैदा हो गया है, जिसकी वजह से लोग काफी डरे हुए हैं। लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं। तो इसमें दरारें पिछले साल ही आ गई थी मकान में, लेकिन कंपनी वालों ने इसमें रॉडें डाल करके हमें आश्वस्त किया कि हमने इस जगह को पक्का कर दिया है और इसको कोई खतरा नहीं है। बार बार पंचायत द्वारा अवगत करवाने पर भी ये इन्होंने काम बंद नहीं किया और लगातार ये स्लाइड होता रहा और ये 5 मंजिला भवन था जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ये बिल्डिंग तो रात को ही खाली की हमने, रात को निकल गए थे बाहर सब अपनी जान बचा के, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा था। ये तो काफ़ी पहले से हो रहा है, पर आज तो कल से बहुत ज़्यादा हो रहा था। हिमाचल प्रदेश में पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बीच प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी उफान पर है। नदी के जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। तस्वीरें प्राचीन पंचवक्त्र मंदिर की हैं, जहां ब्यास नदी का पानी विकराल रूप धारण करता नजर आ रहा है। मंदिर परिसर तक ब्यास नदी के पानी ने दस्तक दे दी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से चारों तरफ तबाही और जल प्रलय जैसा मंजर दिख रहा है। लेकिन चारों तरफ मचे हाहाकार और बाढ़ के बीच मंडी जिला का ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में खड़ा है। भगवान शिव को समर्पित पंचवक्त्र मंदिर त्रिलोकीनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के पास उफान को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। लोगों को पानी से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। वहीं इस जगह पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। पानी का किसी भी टाइम जल स्तर बढ़ सकता है, तो लोग यहाँ फोटो ले रहे हैं तो नहीं लेनी चाहिए, ताकि कभी भी आजकल बदल फट रहे हैं, कोई पता नहीं लगता किस टाइम क्या हो जाए। पिछले 2023 में जो बाढ़ आई थी, तो आप देखते हैं पुल बिल्कुल हमारा चला गया था। ये जो पंचवक्त्र महादेव के पास पुल है, तो मैं अब तो प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि इस बार वैसी बारिश ना करें। और उत्तराखंड के पांवटा साहिब में बादल फटने से यमुना नदी के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए चौकसी बढ़ा दी गई है। पांवटा साहिब में शनिवार रात से ही लगातार हो रही बारिश से हालात गंभीर हो गए हैं। बादल फटने की भी घटना हो चुकी है, जिसकी वजह से यमुना नदी के साथ साथ गिरी और टॉन्स नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। रेणुका बैराज और उत्तराखंड बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। इसके चलते सुबह से ही पांवटा साहिब के यमुना घाट पर नदी की लहरें उफान पर पहुंच गई हैं। यमुना घाट में जल स्तर बढ़ने से पूजा करने वाले स्थल की निचली सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। इन दिनों उत्तराखंड में धार्मिक यात्राएं चल रही हैं। रोज हजारों श्रद्धालु गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब पहुंचते हैं, जो स्नान कर दिन नदी में पहुंचते रहे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पांवटा साहिब प्रशासन ने स्थानीय 10 गोताखोर भी तैनात किए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से भी चौकसी बढ़ती जा रही है। अभी हमारे पास थोड़ा एसडीएम साहब आए थे, तो उन्होंने सख्त कार्रवाई करने के लिए बोला है, जिसको नहीं मानता है पानी के किनारे जाने से। और यहाँ पे पूरी हमने चारों तरफ रस्सी लगा चुके हैं, सारा कुछ बंद कर चुका है कि बस सभी से निवेदन नदी नाला के पास मत जाए। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से स्थिति काफी गंभीर हो गई है। वहीं भारी बारिश के बीच पीसीएस प्री परीक्षा देने जा रहे युवाओं का एक वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें काफी डरावनी हैं। एक छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है। एक तरफ पानी का उफान है, दूसरी तरफ ये युवक अपनी जान पर खेल रहे हैं। यहाँ स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि पीसीएस प्री परीक्षा देने जा रहे युवाओं को बरसाती नाला पार करने के लिए अपनी जान को हथेली पर रखना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने युवाओं के उफनते नाले को पार करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल विकासखंड जखोली में नाला के उफान पर आने से पौंठी मुनियाघर के बीच बना मोटर पुल ध्वस्त हो गया है, जिससे बांगर पट्टी के करीब 2 दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया है। साथ ही कई गांवों में जमीन धंसने की भी सूचना मिल रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते ग्रामीण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग के दूसरे इलाके की हैं, जहां सड़कों पर कुछ इस तरह का मंजर नजर आ रहा है। सड़कों पर कई फीट पानी नजर आ रहा है। जल भराव के बीच लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। रुद्रप्रयाग में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसे देखते हुए 4 धाम यात्रा कल ही रोक दी गई थी।
और उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के साथ बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे बड़े नुकसान की भी खबर है। उत्तरकाशी में एक वाहन चालक बाल बाल बचा। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हैं, जहां एक कार चालक अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा। गनीमत रही कि समय रहते कार चालक कार की छत पर चढ़ने में कामयाब रहा, जिसके बाद रेस्क्यू कर इस शख्स को पानी से बाहर निकाला गया। दरअसल कल शाम मोरी विकासखंड के लेवाड़ी फिताड़ी सड़क से एक वाहन रूपिन नदी में जा गिरा। वाहन में सिर्फ चालक ही सवार था, जो वाहन के नदी में गिरते ही वाहन की छत पर बैठ गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने रस्सी फेंककर नदी के बीच फंसे चालक का सकुशल रेस्क्यू किया। इस पूरे मामले पर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य का कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ समेत पुलिस की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। हालांकि टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे चालक का रेस्क्यू कर लिया। चालक सही सलामत है, वहीं वाहन को रस्सी से बांधकर नदी में बहने से रोका गया। वहीं कई जगहों पर बादल फटने से उत्तराखंड में जल तांडव देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। और हरिद्वार में भारी बारिश के दौरान आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इसमें प्रशासन के साथ साथ रेड क्रॉस की टीम ने भी हिस्सा लिया। पानी के तेज बहाव में कुछ युवक डूब रहे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। गनीमत रही कि सभी युवकों का वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया गया, जिसके बाद देखिए डॉक्टर्स की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंच गई और तत्काल इलाज शुरू कर दिया है। अफरा तफरी की ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। घबराइए नहीं, ये तस्वीरें आपदा की नहीं बल्कि आने वाली आपदा से निपटने की ड्रिल है। मॉक ड्रिल के जरिए प्रशासन हर तरह से तैयार है। इसी के तहत आज हरिद्वार में 5 जगहों पर आपदा मॉक ड्रिल की गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस समय ये ड्रिल की जा रही थी, उस समय भी बारिश होती रही, जिसकी वजह से राहत और बचाव दल की टीम को इस ड्रिल के दौरान वास्तविक स्थिति का बहुत कुछ अनुभव हुआ। बताया जाता है कि बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आवाजाही पर नजर रखने के साथ संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। वहीं झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड में एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शंख नदी के तेज बहाव के बीच एक युवक पेड़ के सहारे जिंदगी से जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। युवक पेड़ पर नजर आ रहा है। नीचे बहाव इतना तेज है कि न तो कोई पानी में उतरने की हिम्मत कर रहा और न युवक कोई रिस्क लेना चाह रहा। युवक पेड़ के सहारे घंटों जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आखिरकार युवक को बचा लिया। युवक अपने दोस्तों के साथ शंख नदी में नहाने गया था। नहाने के दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। बाकी युवक समय रहते पानी से निकल गए, लेकिन ये युवक पानी में फंस गया। पेड़ के सहारे घंटों लटका रहा। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई, नहीं तो ये युवक बड़े हादसे का शिकार हो सकता था। दरअसल पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में महज एक दिन में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के बाद बाढ़ के हालात हो गए। पूर्वी सिंहभूम जिले की नदियां उफान पर हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई है। और झारखंड के जमशेदपुर में 162 स्कूली बच्चे बाढ़ में फंस गए। पूरी रात बच्चों को स्कूल की छत पर बितानी पड़ी। सुबह रेस्क्यू कर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तस्वीरें काफी डरावनी है। एक तरफ पानी का सैलाब, दूसरी तरफ 162 मासूम बच्चे और सिर्फ एक रस्सी का सहारा। देखिए कैसे बच्चों को एक साथ लाइन में खड़ा कर रस्सी के सहारे तेज बहाव के बीच पानी से बाहर निकाला गया। एक छोटी सी गलती कई मासूमों की जान पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि सभी बच्चों को पानी से बाहर निकाल लिया गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि लवकुश आवासीय विद्यालय के परिसर में पानी भरने के कारण 162 बच्चे पानी में फंस गए। चूंकि स्कूल की इमारत पानी में डूब गई थी, इसलिए शिक्षकों ने सभी छात्रों को छत पर भेज दिया, जहां उन्होंने रात बिताई। सुबह करीब 5:30 बजे सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से एक एक करके छात्रों को बचाया गया। बचाव अभियान के लिए नाव का इस्तेमाल किया गया और एनडीआरएफ की भी मदद ली गई। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस टीम ने एनडीआरएफ की मदद से छात्रों को बचा लिया। बता दें कि झारखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट है ताकि इस तरह की कोई घटना न हो।
तेज बारिश के बाद मेरठ में एक बहुमंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। मेरठ की पॉश कॉलोनी शास्त्री नगर के सेक्टर 9 में यह हादसा हुआ। वहीं बिजनौर में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ शास्त्री नगर सेक्टर 9 में रविवार को बारिश के कारण 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। मकान गढ़ रोड स्थित बैंक कॉलोनी निवासी मोहित जैन का था, जिसमें स्कूल ड्रेस बनाने का काम किया जा रहा था। हादसे के समय फैक्ट्री में 2 मजदूरों की ड्यूटी लगी थी। हादसे के बाद दोनों मजदूरों का कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल रविवार को दिन भर की बारिश के कारण इलाके में जलभराव हो गया था। रात करीब 12 बजे अचानक मकान भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे अफरा तफरी मच गई। मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। वहीं भारी बारिश ने बिजनौर में नगरपालिका के तमाम दावों की पोल खोल दी है। देखिए कैसे बिजनौर जलमग्न नजर आ रहा है। हर तरफ पानी ही पानी है। जलभराव के बीच लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि बिजनौर के कई पॉश इलाके से भी बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारी बारिश के चलते शारदा नदी उफान पर है, जिससे पलिया कस्बे के पास रेलवे लाइन के पुल नंबर 57 के नीचे तेज बहाव से रिसाव शुरू हो गया है। लखीमपुर खीरी में यह स्थिति रेलवे ट्रैक के लिए खतरा बन गई है और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। रिसाव रोकने के लिए काफी संख्या में मजदूरों को लगाया गया है। बड़े बड़े बोल्डर डाले जा रहे हैं ताकि रेलवे ट्रैक तक पानी न पहुंचे और कटाव पर कंट्रोल किया जा सके। दरअसल लखीमपुर खीरी में पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शारदा नदी उफान पर है और अब ये खतरा रेलवे ट्रैक तक जा पहुंचा है। पलिया कस्बे के पास मैलानी नानपारा मीटर गेज रेलवे लाइन के पुल संख्या 97 के नीचे से शारदा नदी का पानी तेजी से रिसने लगा है। कुछ ही देर में इस रिसाव ने करीब 12 से 15 फीट गहरा गड्ढा बना दिया, जिससे पानी का बहाव और तेज हो गया। इस खतरे ने रेल प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। तत्काल प्रभाव से रेलवे और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पानी के रिसाव को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया। गौरतलब है कि पिछले साल भी इसी पुल के पास बाढ़ के दौरान ट्रैक कट गया था, जिससे पलिया कस्बा लगभग 3 महीने तक टापू की स्थिति में रहा था। उस दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और हजारों एकड़ में फैली किसानों की फसलें तबाह हो गई थी। और बाढ़ बारिश की मार न सिर्फ इंसानों को झेलनी पड़ रही है, बल्कि बेजुबानों को भी बाढ़ बारिश से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी एक तस्वीर राजस्थान के जालौर से आई। तस्वीरें राजस्थान के जालौर की हैं, जहां पानी का तांडव देखने को मिल रहा है। तेज बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। जलभराव के बीच काफी संख्या में ये भेड़ बकरियां पानी में फंस गईं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। जिनकी भेड़ बकरियां पानी में फंस गई थी, उन्हें मदद पहुंचाकर बाहर निकाला गया। इसके बाद किसानों ने राहत की सांस ली। दरअसल किसान अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए खेत गए थे, लेकिन अचानक इस इलाके में बहने वाली खारी नदी का जल स्तर बढ़ गया और पानी खेतों तक आ पहुंचा, जिसकी वजह से ये भेड़ बकरियां पानी में फंस गईं। बता दें कि मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश के कारण पाली में कई जगह बरसाती नदियां उफान मारने लगी। अलवर के बानसूर, बहरोड़, नीमराणा समेत कई इलाकों में सड़कों पर 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया। कोटपुतली की फौजा वाली ढाणी में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं सिरोही में भी बिजली गिरने से एक बच्चे की जान चली गई। और महाराष्ट्र के नासिक जिले में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मामला बीड़ी कामगार नगर का है। तीनों बच्चे एक गड्ढे में जमा बारिश के पानी में नहाने उतरे थे। निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे के पास चीख पुकार मची है। पुलिस उन 3 बच्चों को ढूंढने में लगी है। आसपास के लोगों की भीड़ जमा है। पुलिस और राहत बचाव दल का पूरा अमला पहुंचता है और घंटों की तलाश के बाद इन तीनों बच्चों के शव निकाले जाते हैं। ये तीनों स्कूली बच्चे हैं, जिनके शव मिलने के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। बताया जाता है कि नासिक के पंचवटी इलाके से साईं गरद, साईं उगले और साईं मोहिते नाम के ये तीनों बच्चे लापता हुए थे, जिनके जूते गड्ढे के किनारे मिले, जिसके बाद शक हुआ कि बच्चे गड्ढे के पानी में नहाने उतरे होंगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कीचड़ में फंसकर बच्चों की मौत हो गई। मामले पर स्थानीय नेताओं ने बच्चों की मौत के लिए बिल्डर की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये जो मामला था, ये सुबह 10 बजे से लड़के उधर से गए हैं बाहर, लेकिन दोपहर के बाद जो उनके फैमिली वाले हैं वो उनको ढूंढ रहे थे और रात को आके हमारे यहाँ कंप्लेंट दी है उन्होंने, तो सुबह उनकी बॉडी मिली है।
तो कितने लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है? दो लोगों को। हाँ, एक जो मेन बिल्डर है और उसका कॉन्ट्रैक्टर जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कॉन्ट्रैक्टर। हरियाणा के यमुनानगर में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है और शहर में जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में बारिश ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। यमुनानगर की इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नाले उफान पर है, नदियों का पानी रिहायशी इलाकों तक आ चुका है, खेत खलिहान डूब चुके हैं, खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे किसान परेशान हैं। किसानों को भारी बारिश की कीमत चुकानी पड़ रही है क्योंकि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। अगर देखें तो यमुनानगर में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे सोम और पथराला नदी उफान पर है। बरसातों के बारे में क्या कहें जी, जून के महीने में तो इतना कभी बरसात देखी नहीं पालो जितनी बरसात अब की बार आएगी। और अब की बार तो देख लो भी सारे ने पानी है रहा ना, धान लगन दिए जोन से लगाए दिए थे, उनकी उम्मीद नहीं है। और आगे जोन से रह रहे खाली उनमें भी नहीं उम्मीद है, भी पेड़ा लग जाएगा जी। बजी आसपास क्या सैकड़ों किलो का तो हमारे आसपास ही लगा लो, यही नजदीकी बुरा ले रहा जी। दरअसल हरियाणा में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने आज 30 जून को पूरे हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब देखिए तस्वीरें, ये तस्वीर यमुनानगर के शहरी इलाकों की है। गैस सिलेंडर पानी में तैरता नजर आ रहा है, पानी घरों तक जा पहुंचा है, सड़कों पर कई फीट पानी नजर आ रहा है और इस पानी के बीच लोग अपने वाहन के साथ जूझते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में पैदल ऑफिस जा रही युवती को एक कार ने कुचल दिया। इस पूरे हादसे का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के बीच युवती सड़क पर छाता लेकर पैदल जा रही है। इस दौरान एक कार ने उसे टक्कर मार दी। पहले लगा कि कार उसके आगे रुक जाएगी क्योंकि कार की रफ्तार तेज नहीं थी, लेकिन अचानक लड़की की कार से टक्कर हो जाती है। लड़की गिर जाती है, जिसका एहसास कार चालक को नहीं होता है। वो कार आगे बढ़ा देता है, जिससे लड़की पूरी तरह से कार के पहिए के नीचे आ जाती है। तभी पास खड़े लोग कार की तरफ दौड़ते हैं। कार चालक भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन लोगों ने उसे बताया कि लड़की कार के नीचे है। फिर कार चालक कार से बाहर निकलता है। बड़ी मुश्किल से कार के नीचे से लड़की को निकाला जाता है। लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। रुड़की में यह हादसा शहर के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में हुआ। मृतक लड़की की पहचान खंजरपुर की रहने वाली कीर्ति के रूप में हुई है। कीर्ति जादूगर रोड के पास एक निजी अस्पताल में काम करती थी। और झारखंड के साहिबगंज में सिद्धो कान्हो पार्क में पूजा करने को लेकर प्रशासन और आदिवासियों के बीच ठन गई। आदिवासियों के हंगामे पर काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। गोलियां चल रही हैं, धमाके हो रहे हैं, हर तरफ अफरा तफरी मची है। फायरिंग के बाद देखिए सड़क छोड़कर लोग बीच रास्ते से भाग रहे हैं। खेत और मैदान की तरफ लोग भागने को मजबूर हैं। भागम भाग की ये तस्वीरें झारखंड के साहिबगंज की, जहां भोगनाडीह स्थित सिद्धो कान्हो पार्क का ताला तोड़े जाने के बाद आदिवासी भड़क गए। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब आदिवासियों ने तीर धनुष और पत्थरों से हमला कर दिया। इसी बीच पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बताया जाता है कि सिद्धो कान्हो हूल फाउंडेशन और आतू माझी बैसी ने हूल दिवस पर भोगनाडीह में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए अनुमति नहीं दी गई। संगठन की ओर से वहां पंडाल लगाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने रात में ही 13 कार्यकर्ताओं को उठा लिया था। इसके विरोध में सिद्धो कान्हो के वंशज मंडल मुर्मू के नेतृत्व में आदिवासियों ने रविवार को सिद्धो कान्हो पार्क में ताला जड़ दिया और पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन किया। आज प्रशासन ने ताले को तोड़ दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। स्वतंत्रता सेनानी रहे और आदिवासियों के पूज्य रहे सिद्धो कान्हो मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जेएमएम ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना, बल्कि ताला तोड़ करके प्रशासन अंदर गए। प्रशासन की, सरकार की प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है, नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है, परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का। आज के दिन देखिए बहुत ही इस तरह की घटना हुई है तो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इसके पीछे
जो शक्तियां काम कर रही हैं, जो विरोधी हैं, जो झारखंड विरोधी लोग, हमारे विरोधी जो है भाजपा से जुड़े हुए लोग, वो कहीं ना कहीं हवा देने का काम कर रहे हैं। और पूरे घटनाक्रम में जो जानकारी मिल रही है, एक साजिश पूरी तरह से विपक्षियों की साजिश। और मध्य प्रदेश के मुरैना में एक पिता को मनचले लोगों ने केवल इसलिए पीटा क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी से हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया था। बीच सड़क पर एक पिता पिटता रहा और लोग तमाशबीन बने देखते रहे। एक शख्स जमीन पर पड़ा है, लाचार, बेहाल, और दो शख्स देखिए कैसे उसे पीट रहे हैं। एक लाठी से उस पर वार कर रहा है तो दूसरा पत्थर से मार रहा है। एक दो बार नहीं बल्कि बार बार ये पत्थर उठाकर उसे मार रहा है। सड़क पर पड़ा शख्स चीख रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन बदमाशों पर मानो सनक सवार है। एक तरफ लाठियां बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ से पत्थर। चोट से पीड़ित शख्स करा रहा है बुरी तरह। इससे मारने पीटने के बाद दोनों भाग निकलते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि यहाँ लोग तमाशबीन बने रहे। सड़क किनारे मजमा लगा रहा, लेकिन किसी ने बदमाशों का विरोध तक नहीं किया। बदमाश अपने मंसूबे पूरे करने के बाद आराम से चलते बने। एमपी के मुरैना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि बैरियर चौराहे पर पंक्चर की दुकान चलाने वाले रामबरन कुशवाहा को 4 युवकों ने मारा पीटा। कुशवाहा ने बेटी की छेड़छाड़ की शिकायत की थी। छेड़छाड़ के विरोध के बाद रामबरन से मारपीट की गई। पिटाई में उसके पैर में गंभीर चोटें आई हैं और इसका इलाज जारी है। राजस्थान के दौसा में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए आए भक्तों के साथ बाउंसर्स ने गुंडागर्दी की। भक्तों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई। गुंडागर्दी की तस्वीरें राजस्थान के दौसा की हैं, जहां मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए गए भक्तों पर लाठियों की बरसात की जा रही है। महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट की गई। लाठी भांज रहा ये कोई और नहीं बल्कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट का बाउंसर है। ये बाउंसर गुंडों की तरह भक्तों के साथ मारपीट कर रहे हैं। भक्त गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मंदिर ट्रस्ट के बाउंसर लाठियां बरसा रहे हैं। मंदिर परिसर में लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन मंदिर प्रशासन मौन बना रहा। भक्त बालाजी के दर्शन करने के लिए आए थे, तभी बाउंसर्स के साथ विवाद हुआ और बात मारपीट तक पहुंच गई। भक्तों के साथ गुंडागर्दी के मामले में टोडा भीम थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अब तक 3 बाउंसर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में अधिकारियों की मीटिंग होने के बाद अब मेरठ में भी ग्राउंड लेवल पर यात्रा की तैयारियों को परखना शुरू कर दिया गया है। एक बार फिर कांवड़ रूट पर पड़ने वाले खाने के ढाबों की निगरानी की जा रही है। ये निगरानी हिंदूवादी संगठन खुद कर रहे हैं। दरअसल पुलिस प्रशासन के साथ साथ हिंदू संगठनों ने भी सावन में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिंदू संगठनों से जुड़े साधु संतों ने मांग की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्धता का ध्यान रखा जाए। कोई भी दुकानदार अपना नाम ना छिपाए। अगर दुकानदार मुस्लिम है तो फिर वो अपनी दुकान पर अपने नाम का बोर्ड लगाए। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर कोई अपनी गलत पहचान बताता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी को भी धार्मिक भावनाएं आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। विचार के अपने सनातन धर्म के लोगों के धर्म को बचाने के लिए जागृति करे और ये कहे कि भाई सभी लोग, चाहे दुकानें चलाने वाला हिंदू हो या मुसलमान, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन वो अपने नाम का प्रयोग करे। कोई भी मुस्लिम हमारे देवी देवताओं के नाम का प्रयोग न करे। ये गलत है, धोखा है, और ये इस तरह धोखा देना धारा 420 के अंदर कराता है। बता दें कि कांवड़ मार्ग पर पहचान छिपाकर दुकान चलाने वालों के खिलाफ स्वामी यशवीर महाराज ने 500 लोगों की टीमें लगाई हैं, ताकि कांवड़ यात्रियों के साथ किसी तरह का धोखा न हो। वहीं मेरठ में कई ऐसी दुकानों का पता चला है जिनकी पहचान अब तक साफ नहीं थी। पेमेंट के लिए लगे QR कोड को जब स्कैन किया गया तो मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से जुड़ा पाया गया।
मेरठ की शाकाहारी बिरयानी सोया चाप यहाँ पर लिखा हुआ है और इससे ये साफ नहीं हो पा रहा कि ये जो प्रतिष्ठान है वो किसका है। लेकिन जब यहाँ पर हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने स्कैन करा, QR कोड को स्कैन करा, तो देखिए यहाँ पर ये नाम लिख के आ रहा है, वो सुलेमान लिखा आ रहा है। सुलेमान यानी कि ये साफ हो रहा है कि ये किसी मुस्लिम के द्वारा यहाँ पर चलाया गया। और जब सुलेमान के पास यहाँ पर आए हैं तो देखिए कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिससे पहचान उजागर हो रही हो। इसीलिए मैं मांग कर रहा हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दामी जी से कि कम से कम 2 राज्यों में तो ये जो है ऐसे बंद हो जाए। सारे जितने भी विधर्मी हैं, समाज के जितने भी भोजन की चाय की दुकान है, उन्हें बंद कराने का आदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से हमारा आग्रह है। हमें उम्मीद है क्यों बंद कराएं। अच्छा, ये बंद कराने का आपका आग्रह है? जैसे ठेला लगा हुआ है उसके पास पर भी नाम नहीं है। देखिए, नाम क्यों होगा? अगर नाम लिखा होगा तो कोई खरीदेगा नहीं, कोई खाएगा नहीं। और यूपी के प्रयागराज में धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक दलित नाबालिग लड़की को पहले अगवा किया गया, फिर उसे केरल ले जाकर जिहादी तालीम देने की कोशिश की गई। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नाबालिग दलित लड़की का धर्म परिवर्तन कर उसे आतंकी बनाने की सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पहले तो पीड़ित लड़की का प्रयागराज से अपहरण किया गया, फिर उसे दिल्ली से केरल के त्रिशूर इलाके ले जाया गया, जहां उसका धर्म परिवर्तन कराने के बाद आतंकी बनाने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए लड़की को केरल से सकुशल छुड़ा लिया और अपने साथ प्रयागराज ले आई। इस मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ में कई और नाम सामने आए हैं। फ्रेंडशिप करना, उसके बाद में उसको बरगला करके, बहला करके उसको घर से लेकर के जाना और उसके बाद उसको धर्म परिवर्तन के लिए मोटिवेट करना। और इसके साथ ही जो उसका दूसरा साथी जो कि उसको रेलवे स्टेशन पर लेकर के गया, जिसने उसको यहाँ से उसको ले जाने में, निकालने में उसका रोल अदा किया और रास्ते में बच्ची के साथ में गलत हरकत की, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इसमें अभी तक की पूछताछ के दौरान कई अन्य नाम सामने आए हैं। पुलिस इस नेक्सस में शामिल सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रयागराज के अलावा अन्य राज्यों की भी लड़कियां जिहादी मानसिकता वाले गैंग की गिरफ्त में हैं। और धर्म परिवर्तन की शिकार पीड़िता क्या कह रही है, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसे कहां ले जाया गया, आइए आपको सुनाते हैं। मेरी रक्षा सहेली पड़ोस के रहने वाली है और मैं कोटेदार की बेटी के शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद रक्षा मेरी सहेली बोली चलो घूमने, बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फूलपुरा कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी। तो रक्षा बोली क्यों रो रही हो, रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। फिर ताज मोहम्मद से बीच में बात करते गई। उसके बाद पूरा लोकेशन बताते गई। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में लग गई, मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। और बिहार के मोतिहारी के गांव में ब्राह्मण पुजारियों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। गांव में जगह जगह इसके लिए बोर्ड लगाए गए हैं। मामला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। ये बिहार के मोतिहारी का एक गांव है जहां एंट्री पॉइंट पर साफ लिखा है कि यहां ब्राह्मणों का आना मना है। मोतिहारी के आदापुर के टिकुलिया गांव में ग्रामीणों ने गांव के एंट्री पॉइंट पर बाकायदा न सिर्फ ब्राह्मण पुजारियों के रोक वाला बोर्ड लगाया, बल्कि गांव में जितने भी बिजली के खंभे हैं उन पर भी यही बात लिख दी है। बोर्ड में लिखा है कि इस गांव में ब्राह्मणों से पूजा कराना सख्त मना है, पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वे ऐसे ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें वेद का ज्ञान नहीं है और जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। वो ब्राह्मण जो कुछ नहीं जानता है और पूजा पाठ करवाते हैं तो उनका हम लोग बहिष्कार करते हैं। जो वेद ग्रंथ जानता हो और जो मांस मदिरा का पालन नहीं करता हो, जिसके पास ज्ञान हो, वो सब कुछ जानता हो, तो उससे हम लोग पूजा करवा लेंगे, बेशक वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो उससे समर्थन करते हैं जो वेद के ज्ञाता हो, चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो।
जो पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, वही आके पूजा पाठ कराए। ये नहीं है किसी को मना नहीं है, ब्राह्मण चाहे पंडित को मना नहीं है पूजा पाठ कराना। जो पढ़ा लिखा होंगे, कोई भी कास्ट का हो, तो पूजा पाठ करा सकते हैं। तेलंगाना में आज एक दवा फैक्ट्री में विस्फोट से 8 लोगों की जान चली गई। जिस समय धमाका हुआ उस वक्त फैक्ट्री में 150 लोग काम कर रहे थे। राज्य के श्रम मंत्री विवेक वेंकट स्वामी ने घटनास्थल का दौरा किया। परिजनों के आंसू थम नहीं रहे हैं। हर तरफ लोग बदहवास हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं। ये तस्वीरें तेलंगाना के संगारेड्डी में दवा बनाने वाली फैक्ट्री के बाहर की हैं, जहां फैक्ट्री के रिएक्टर यूनिट में जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद लगी आग में एक शख्स की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब तक 8 लोगों की मौत और 26 लोगों के घायल होने की प्रशासन ने पुष्टि की है। इस घटना में कई लोग बाल बाल बच गए। मैं मशीन चला रहा था, मेरा कोई शटर नहीं है, गेट भी नहीं था। जैसा साउंड सडल का हुआ ना, मैं बाहर कूद के आ गया। आने बाद फुल लिफ्ट था, उसका सामने मेरा पेपर का बंडल था। पेपर का बंडल में धक्का होकर मैं नीचे गिर गया। उठ के देखा तो एकदम धुआं धुआं है। हादसा पाशमी लारम स्थित सिगाची इंडस्ट्री में सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। विस्फोट की वजह सामने नहीं आई है। बताया जाता है कि धमाका इतना तेज था कि वहां काम कर रहे मजदूर करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरे। विस्फोट के बाद आग शांत हो गई है। मलबे में लापता लोगों की तलाश जारी है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर है। मलबे में कई लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के दफ्तर का घेराव किया। आपने कहा है कि झुग्गी वालों को कथित रोहिंग्या कहने पर सिरसा माफी मांगे। दिल्ली में झुग्गी को लेकर सियासत गर्म है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तलवारें खींच गई हैं। आप लगातार झुग्गी तोड़ने के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं ने आज राजौरी गार्डन में दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के कार्यालय का घेराव किया। आपका आरोप है कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने यूपी और बिहार के लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा है। ये यूपी और पूर्वांचल के लोगों का अपमान है। यूपी के लोगों का अपमान बंद करो। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से माफी मांगने को कहा है। पार्टी ने बीजेपी से सिरसा को पार्टी से निकालने की मांग की है। आपने साफ कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिरसा जहां भी जाएंगे हम विरोध करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में रविवार को जंतर मंतर पर एक बड़ी सभा की थी, जहां अरविंद केजरीवाल ने झुग्गियों को बचाने के लिए मुहिम चलाने का ऐलान किया था। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी को मुद्दे पर घेरा था। उन्होंने प्रधानमंत्री की जहां झुग्गी वहीं मकान की गारंटी को झूठा करार दिया था। और दिल्ली में 1 जुलाई से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर सख्ती शुरू हो रही है। 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को अब पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। 1 जुलाई से इन गाड़ियों को पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिलेगा। ऐसी गाड़ियां अब सड़क पर नहीं दौड़ेंगी। नहीं अब आप टैंक फुल करवा सकेंगे। अगर कोई पुरानी गाड़ी इस नियम को तोड़ती हुई पाई जाती है तो कार मालिक पर 10,000 और 2 व्हीलर पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। जुर्माने के बाद भी अगर गाड़ी सड़क पर चलती मिली तो उसे सीधे स्क्रैप यार्ड भेज दिया जाएगा। इसके बाद से लोग मजबूरी में गाड़ियां बेच रहे हैं। मेरी 10-12 लाख की गाड़ी मैंने जब परचेज करी, आज मुझे उसको 40-50 हज़ार रुपये में बेचना पड़ा तो बड़ा नुकसान हुआ। मुझे दिक्कत आई कि मेरी इतनी साफ़ सुथरी गाड़ी और बिल्कुल कंडीशन सही, कहीं ना इतनी डेंटिंग पेंटिंग कुछ ही कराने की ज़रूरत नहीं थी और मजबूरी में मुझे वो दिल्ली से बाहर भेजनी पड़ी। जब से दिल्ली सरकार ने 17 जून को इस नियम को लागू करने के लिए SOP भी जारी कर दी है, तब से लोग लाखों की गाड़ियां कौड़ियों के भाव में बेच रहे हैं। ये गाड़ी मैंने 2015 में हार्ड एंड मनी से ली थी, बट इसको 2025 में मुझे बेचना पड़ा एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। और ये मैंने गाड़ी खरीदी थी 84 लाख रुपए की और अब मुझे मात्र ये 2.5 लाख रुपए में बेचनी पड़ी स्क्रैप डीलर को। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन पर काम जारी है। सिरसा से TV9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने बात की। दिल्ली में 4 से 11 जुलाई के बीच में आर्टिफिशियल रेन होनी थी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी। सर, आज 4 से 11 की डेट थी आर्टिफिशियल रेन के लिए, तो क्या अभी रेन की अभी डेट क्या फाइनल हुई है? देखिए, जो IMD ने डेट भेजी थी और IIT कानपुर ने भेजी थी, उसको मैंने परसों उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अब पोस्ट मानसून ही करना चाहिए, क्योंकि अब तो मानसून आ गया है, हमें करते करते लेट हो गए हैं।
अभी हम पोस्ट मानसून करेंगे, जैसे मानसून खत्म होगा उसके बाद हमने एक सेकंड विंडो मांगी हुई है DGCA से, हमें यकीन है कि वो मिल जाएगा। और हम पोस्ट मानसून जब ये करेंगे एक छोटा सा ट्रायल करेंगे। वो पोस्ट मानसून भी पोल्यूशन कम करने के लिए नहीं होगा, एक छोटा ट्रायल ये जानने के लिए होगा कि पोल्यूशन कितना कम होता है। एक, बरसात होती है, 2 होती है तो उसका कोई केमिकल इफेक्ट तो नहीं है, 3, ये सभी जानकारी लेने के लिए एक छोटा सा हम इसका ट्रायल करेंगे आउटर दिल्ली के अंदर। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज ग्रोथ में 9 सेक्टर का बड़ा योगदान है। मैकिन्से एंड कंपनी के आकलन के मुताबिक अगले 5 साल में भारत के इन 9 सेक्टर का संयुक्त राजस्व 3 गुना से ज्यादा होने की उम्मीद है। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी के इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने का असर है कि भारत के 9 परिवर्तनकारी सेक्टर ने शानदार बढ़त हासिल की है। ये 9 सेक्टर हैं ई कॉमर्स, सेमीकंडक्टर, क्लाउड सर्विस, साइबर सुरक्षा, ई व्हीकल और बैटरी, अंतरिक्ष, न्यूक्लियर फिशन, रोबोटिक्स, स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से एंड कंपनी के मुताबिक 2030 तक भारत के 9 परिवर्तनकारी सेक्टर का कुल राजस्व 588 से 738 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है। 2023 के मुकाबले ये 3.5 गुना बढ़ोतरी है। ई कॉमर्स में 2023 के 60 से 70 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 में 240 से 300 बिलियन डॉलर, सेमीकंडक्टर में 40 से 50 बिलियन डॉलर से बढ़कर 100 से 120 बिलियन डॉलर राजस्व का अनुमान है। एआई में 5 गुना बढ़ोतरी के साथ 2030 तक 70 से 80 बिलियन डॉलर, ई व्हीकल में 6 से 8 गुना बढ़ोतरी के साथ 40 से 60 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। सरकारी प्रोत्साहन के चलते 2030 तक न्यूक्लियर फिक्शन को 8 से 10% और अंतरिक्ष सेक्टर में 44% राजस्व बढ़ने का अनुमान है।